नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीडर्स माइंड, जहां किताबें बोलती है और नॉलेज बनता है पावर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर हेज फंड माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग सिखाती है। नाम है स्टॉक्स ऑन द मूव, बीटिंग द मार्केट विद हेज फंड मोमेंटम स्ट्रैटेजीज। लिखी गई है एंड्रेस क्लीनो के द्वारा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक टेस्टेड, डेटा ड्रिवन और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेड स्ट्रैटेजी है जो मार्केट के टफ फेजेस में भी आउट परफॉर्म करती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि बेड हेज फंड्स मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं और कैसे बनाते हैं विनिंग पोर्टफोलियो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लेट्स डीकोड द रियल साइंस बिहाइंड स्टॉक मोमेंटम ट्रेडिंग। ये पुस्तक एंड्रिया सेफ क्लेनो द्वारा लिखित है और हेज फंड मोमेंटम रणनीतियों का उपयोग करके शेयर बाजार को हराने पर केंद्रित है। पुस्तक का कॉपीराइट 2015 का है। लेखक ने इस काम के लिए अपने भाई मथियास और कई अन्य लोगों को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने समर्थन, प्रेरणा और सुझाव दिए। ये पुस्तक इक्विलैटरल कैपिटल मैनेजमेंट GmbH, इक्विलेटरल कैपिटल मैनेजमेंट GmbH द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रस्तावना, प्रेफेस। ये पूरी पुस्तक एक ही ट्रेडिंग रणनीति के बारे में है, जिसे एक साधारण वाक्य में सारांशित किया जा सकता है। ऐसे स्टॉक खरीदे जो ऊपर जा रहे हों। ये विचार बहुत सरल है और निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं है। एक अवधारणा के रूप में ये पुरानी खबर है। हालांकि ये पुस्तक मोमेंटम स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने का एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीका प्रदान करने का प्रयास करती है। लेखक ने 1 दशक से अधिक समय से मात्रात्मक हेज फंड मैनेजर के रूप में अपने अनुभव के आधार पर ये विचार प्रस्तुत किए हैं। उनका मानना है कि सरल विचार आमतौर पर समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। यहां मूल विचार ये है कि जो स्टॉक कुछ समय से मजबूती से ऊपर जा रहा है, वो शायद थोड़ी देर और ऐसा ही करता रहेगा। बाकी सब केवल विवरण है। लेखक ने कुछ साल पहले फॉलोइंग द ट्रेंड नामक एक और पुस्तक लिखी थी, जो वायदा बाजार के लिए एक सरल ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति के बारे में थी। उस पुस्तक की सफलता ने उन्हें और उनके प्रकाशक को आश्चर्यचकित कर दिया था। मोमेंटम निवेश, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। यह पुस्तक मुख्य रूप से व्यवस्थित इक्विटी मोमेंटम, सिस्टमैटिक इक्विटी मोमेंटम के बारे में है। मोमेंटम निवेश आपके पैसे को प्रबंधित करने का एक तर्कसंगत तरीका है, बशर्ते आपके पास मंदी के बाजारों, बेयर मार्केट्स से सुरक्षा हो। समस्या यह है कि यह निर्धारित करने के लिए नियमों का एक ठोस सेट बनाना जटिल है कि अपने स्टॉक कैसे चुनें, कब खरीदें, कितना खरीदें, कब बेचें आदि। मोमेंटम रणनीतियों का यथार्थवादी सिमुलेशन, रियलिस्टिक सिमुलेशन बनाना बहुत जटिल है। लेखक ने बताया है कि उन्होंने सिमुलेशन का काम पहले ही कर लिया है और वे पाठकों को उसके परिणाम और विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। वो नियमों का एक पूरा सेट देंगे जो अतीत में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुका है और भविष्य में भी ऐसा करने की संभावना है। पुस्तक क्यों लिखें? Why write a book? लेखक अक्सर इस सवाल का सामना करते हैं कि वो अपनी सुपर सीक्रेट विधियों को दुनिया के सामने क्यों प्रकट करेंगे। वो बताते हैं कि ये सवाल एक आम गलतफहमी पर आधारित है जो अक्सर खुदरा व्यापार समुदाय में पाई जाती है। वो ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं कर रहे हैं जिससे उन्हें या उनके व्यवसाय को नुकसान हो। इक्विटी मोमेंटम व्यापार में कई अरबों डॉलर के खिलाड़ी, मल्टी बिलियन डॉलर प्लेयर्स हैं जो उन्हीं सिद्धांतों पर व्यापार करते हैं जो उन्होंने इस पुस्तक में बताए हैं। लेखक को उम्मीद है कि कुछ पाठक इस रणनीति को लागू करने के लिए समय या धैर्य नहीं रख पाएंगे और इसके बजाय अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म को अपना पैसा प्रबंधित करने देंगे। उनके लिए पुस्तक लिखना मजेदार है, इसमें कुछ भी खोने को नहीं है और नए ग्राहकों को आकर्षित करने की संभावना है। म्यूचुअल फंड के साथ समस्या, द प्रॉब्लम विद म्यूचुअल फंड्स। विकसित दुनिया में लगभग हर व्यक्ति की म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड एक तार्किक समाधान लगते हैं और सरकारों, विश्वविद्यालयों और बैंकों द्वारा व्यक्तियों के लिए इक्विटी बाजारों में भाग लेने के लिए एक आदर्श समाधान के रूप में सराहे गए हैं। हालांकि
अधिकांश लोग इस बात से परिचित नहीं है कि एक म्यूचुअल फंड वास्तव में क्या हासिल करने की कोशिश करता है और ये कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड उद्योग 80 के दशक से अस्तित्व में है, जिसका मुख्य विचार किसी को भी सरलतम तरीके से शेयर बाजार में भाग लेने की अनुमति देना है, यहां तक कि छोटी रकम के साथ भी। हालांकि एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए बाजार सूचकांक, मार्केट इंडेक्स जैसे S&P 500, SP 500 को स्वयं दोहराना अव्यावहारिक है, क्योंकि इसमें 500 स्टॉक पोजीशन का प्रबंधन और लगातार पुनर्संतुलन, रीबैलेंसिंग शामिल होगा। म्यूचुअल फंड इस समस्या को हल करते हैं। एक म्यूचुअल फंड को एक विशिष्ट सूचकांक के मुकाबले मापा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सापेक्ष निवेश, रिलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। उनका काम निवेशकों के लिए पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट सूचकांक को हराने का प्रयास करना है। यदि सूचकांक पैसा खो देता है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम सूचकांक से थोड़ा कम पैसा खोना है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक मुख्य अवधारणा ट्रैकिंग एरर बजट है। फंड मैनेजर को सूचकांक से ज्यादा विचलित होने की अनुमति नहीं है। वे फंड में लगभग सारा पैसा सूचकांक के अनुरूप आवंटित करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा म्यूचुअल फंड व्यवसाय एक ही काम करता है। इसमें बहुत अधिक फीस भी शामिल होती है, जैसे प्रबंधन शुल्क, मैनेजमेंट फी, कस्टोडियन शुल्क, कस्टोडियन फी और प्रशासन शुल्क, एडमिनिस्ट्रेशन फी, जिससे बैंक बहुत लाभ कमाते हैं। SPIVA, स्पीवा स्कोरकार्ड के अनुसार अधिकांश म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को हराने में विफल रहते हैं। पिछले 3 वर्षों में 2013 तक 77.53% अमेरिकी म्यूचुअल फंड अपना काम करने में विफल रहे। लंबी अवधि में ये उद्योग लगातार विफल रहा है। निवेशकों के दृष्टिकोण से फंड मैनेजर की गलती नहीं होती। वे फीस बाधाओं को पार करने के लिए पर्याप्त प्रभाव डालने के लिए विवश होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs का विचार शानदार है। वे म्यूचुअल फंड के पीछे के विचार का एक तार्किक विस्तार है, जो आम जनता को व्यापक बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं। ETF एक कंप्यूटर द्वारा प्रबंधित होते हैं, जिसका उद्देश्य सूचकांक को ठीक से दोहराना होता है, जिसमें कम फीस और कम लागत होती है। यदि आप वास्तव में सूचकांक खरीदना चाहते हैं, तो एक निष्क्रिय ETF, पैसिव ETF खरीदें। हालांकि आपको संरचित उत्पादों, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स से सावधान रहना चाहिए, जिन्हें ETF के रूप में बेचा जा रहा है। एनहांस्ड ETF या शॉर्ट ETF जैसे किसी भी प्रकार के ETF से बचें, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से एक निर्दिष्ट सूचकांक को ट्रैक न करें। शॉर्ट ETF केवल एक दिन के लिए विपरीत प्रदर्शन प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें दैनिक रूप से पुनर्संतुलित किया जाता है। लंबे समय में वे अस्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और अक्सर गिरते रहते हैं। शॉर्ट ETF भ्रामक होते हैं, और यदि आप संरचित डेरिवेटिव से परिचित नहीं हैं, तो आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इक्विटीज सबसे मुश्किल परिसंपत्ति वर्ग है। इक्विटीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट एसेट क्लास। कई निवेशक शेयरों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान परिसंपत्ति वर्ग लगता है। लोग उन कंपनियों का व्यापार करते हैं जिन्हें वे समझते हैं, जैसे स्टारबक्स या एप्पल। लेकिन ये एक भ्रम है। उत्पादों के साथ आपका अनुभव भविष्य के स्टॉक मूल्यों की भविष्यवाणी करने में सहायक नहीं होता है। हाइंडसाइट बायस के कारण पीछे मुड़कर देखना आसान लगता है कि कुछ स्टॉक क्यों बढ़े, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता है। उत्कृष्ट उत्पादों वाली कंपनियां अक्सर शेयर बाजार में खराब प्रदर्शन करती हैं, और इसके विपरीत भी। मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस, एक कठिन खेल है और इसमें गहरी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अपनी कंपनी के स्टॉक का व्यापार करने में आंतरिक ज्ञान का लाभ होने का विश्वास भी एक भ्रम है, और यह अक्सर तर्कहीन होता है, क्योंकि ये एक ही कंपनी में आपके मौजूदा जोखिम को बढ़ा देता है। नौकरी के साथ सहकर्मी दबाव, पीयर प्रेशर। इक्विटी की दुनिया में हजारों स्टॉक होते हैं जो ये आभास देते हैं
कि उनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगा। हालांकि वे ऐसा नहीं करते। सामान्य बाजार स्थितियों में स्टॉक यथोचित रूप से स्वतंत्र दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब मायने रखता है तो वे सभी एक जैसे व्यवहार करते हैं। तेजी के बाजार में अधिकांश स्टॉक ऊपर जाते हैं और मंदी के बाजार में वे सभी लगभग एक साथ गिरते हैं। ये विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के विचार को नष्ट कर देता है जब बात केवल शेयरों की आती है। इक्विटी में विविधीकरण की कमी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके बारे में जागरूक होना चाहिए। आप हमेशा एक पर्याप्त बीटा पोजीशन, सब्सटैंशियल बीटा पोजीशन रखेंगे। उत्तरजीवी सर्वाइवर्स, S&P 500, SP 500 इंडेक्स, साथ ही नस्दाक 100 और डो जोन्स इंडस्ट्रियल जैसे अधिकांश अन्य इक्विटी इंडेक्स अनिवार्य रूप से बहुत लंबी अवधि की मोमेंटम रणनीतियां है। एक स्टॉक को S&P 500 में शामिल होने के लिए उसे बहुत तरल होना चाहिए और $5.3 बिलियन से अधिक का बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक स्टॉक सूचकांक का हिस्सा इसलिए है क्योंकि उसने अतीत में मजबूत मूल्य विकास दिखाया है। जब एक स्टॉक सूचकांक छोड़ता है तो आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका मूल्य प्रदर्शन खराब रहा है। यह सब दर्शाता है कि सूचकांक शेयर बाजारों को वास्तविक से बेहतर दिखाते हैं। ये 10 बैगर्स जो स्टॉक 10 गुना बढ़ जाते हैं प्राप्त करने का भ्रम भी पैदा करता है। एक स्टॉक 10 साल पहले सूचकांक में नहीं था क्योंकि ये अब है। ये अब सूचकांक में इसलिए है क्योंकि उसने पिछले 10 वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। सिमुलेशन में महत्वपूर्ण कारक। ट्रेडिंग रणनीतियों का विकास और सिमुलेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक सूचकांक घटकों का उपयोग करें। हिस्टोरिकल इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको एक यथार्थवादी स्टॉक ब्रह्मांड, रियलिस्टिक स्टॉक यूनिवर्स का उपयोग करना चाहिए। सिमुलेशन प्लेटफॉर्म को किसी भी दिए गए दिन पर ऐतिहासिक सूचकांक संरचना के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो केवल उन्हीं शेयरों पर विचार करे जो वास्तव में उस दिन सूचकांक का हिस्सा थे। ये उत्तरजीविता पूर्वाग्रह, सर्वाइवरशिप बायस को खत्म करने या कम करने का एक तरीका है। डीलिस्टेड स्टॉक्स को शामिल करें। इंक्लूड डेलिस्टेड स्टॉक्स कई स्टॉक जो 10 साल पहले व्यापार किए जाते थे अब सूचीबद्ध नहीं है, दिवालिया हो गए या विलय हो गए। आपके सिमुलेशन में इन डीलिस्टेड शेयरों को शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से अधिकांश का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। यदि आप उन्हें शामिल नहीं करते हैं तो आपको अत्यधिक आशावादी परिणाम मिलेंगे। कैश डिविडेंड को समायोजित करें। एडजस्ट फॉर कैश डिविडेंड्स अधिकांश समय श्रृंखला स्रोत, टाइम सीरीज सोर्सेज डिविडेंड को अनदेखा करते हैं, लेकिन यह वास्तविक वित्तीय विकास का सही चित्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। स्टॉक स्प्लिट्स जैसे कॉरपोरेट एक्शन के लिए चार्ट स्वचालित रूप से समायोजित होते हैं, लेकिन डिविडेंड के लिए अक्सर नहीं। डिविडेंड के लिए समायोजन का मानक तरीका यह मानना है कि प्राप्त नकदी को तुरंत उसी शेयर में पुनर्निवेश किया गया था। डिविडेंड को अनदेखा करने से सिमुलेशन के परिणाम वास्तविकता से बहुत दूर हो सकते हैं और यह स्टॉक चयन को भी प्रभावित करता है, जिससे डिविडेंड देने वाले स्टॉक रैंकिंग में नीचे चले जाते हैं। कुल रिटर्न डेटा, टोटल रिटर्न डेटा का उपयोग करना उचित है, जिसमें स्प्लिट और डिविडेंड जैसे सभी समायोजन शामिल होते हैं। इंडेक्स का चुनाव, चॉइस ऑफ इंडेक्स। इस पुस्तक के उद्देश्यों के लिए इक्विटी बाजार को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 इंडेक्स द्वारा दर्शाया गया है। यह बड़े अमेरिकी शेयरों का एक व्यापक सूचकांक है और अमेरिकी बाजारों के स्वास्थ्य के लिए एक सामान्य बेंचमार्क के रूप में अच्छी तरह से कार्य करता है। इंडेक्स चुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका बेंचमार्क है। यदि आप इसे नहीं हराते हैं तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये आपको अपने कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने में भी मदद करता है। लेखक ने डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को नहीं चुना है क्योंकि ये एक हास्यास्पद सूचकांक है। इसमें केवल 30 स्टॉक होते हैं और ये मूल्य भारित, प्राइस वेटेड होता है, जिसका अर्थ है कि उच्च शेयर मूल्य वाले स्टॉक का सूचकांक पर अधिक प्रभाव होता है।
भले ही कंपनी का कुल मूल्य, बाजार पूंजीकरण कुछ भी हो। डाउ जोन्स इंडेक्स एक विरासत उत्पाद है और इसमें उपयोग करने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध है। पेशेवर पक्ष पर MSCI इंडेक्स बहुत लोकप्रिय है, लेकिन खुदरा व्यापारियों के लिए स्टैंडर्ड पुअर इंडेक्सेस एक अच्छा विकल्प है। बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाजार पूंजीकरण आमतौर पर केवल मार्केट कैप कहा जाता है, बताता है कि एक कंपनी का मूल्य कितना है। इसकी गणना बकाया शेयरों की कुल संख्या को वर्तमान स्टॉक मूल्य से गुणा करके की जाती है। मार्केट कैप के आधार पर शेयरों को समूहित करना अक्सर समझ में आता है। S&P 500 इंडेक्स एक लार्ज कैप इंडेक्स है, जिसके लिए कंपनियों का न्यूनतम मार्केट कैप $5.3 बिलियन होना चाहिए। S&P 400 मिड कैप इंडेक्स है, $750 मिलियन से $3.3 बिलियन। और S&P 600 स्मॉल कैप इंडेक्स है, $400 मिलियन से $1.8 बिलियन। ये सभी सूचकांक मार्केट कैप के आधार पर वेटेड होते हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी का जितना अधिक मूल्य होता है, सूचकांक में उसका उतना ही अधिक भार होता है। आमतौर पर लार्ज कैप में स्मॉल कैप की तुलना में कम अस्थिरता होती है, लेकिन उनमें स्मॉल कैप की तुलना में कम क्षमता भी होती है। सेक्टर्स। स्टॉक को क्षेत्रों सेक्टर्स द्वारा वर्गीकृत करना यह ट्रैक करने का एक तरीका है कि कंपनियां वास्तव में क्या करती है, बाजार को क्या चला रहा है। इसके बारे में जागरूक रहना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अनजाने में किसी एक क्षेत्र या थीम में अत्यधिक जोखिम न लें। लेखक गिक्स योजना का उपयोग करते हैं, जिसमें 10 शीर्ष स्तरीय क्षेत्र होते हैं: उपभोक्ता विवेकाधीन, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, उपभोक्ता स्टेपल, कंज्यूमर स्टैपल्स, ऊर्जा, एनर्जी, वित्तीय, फाइनेंशियल्स, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सामग्री, मटीरियल्स, दूरसंचार सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, उपयोगिताएं, यूटिलिटीज और स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर। क्या ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स पर काम करता है? डज ट्रेंड फॉलोइंग वर्क ऑन स्टॉक्स? ट्रेंड फॉलोइंग की अवधारणा मूल रूप से वायदा कारोबार, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए विकसित की गई थी। ये इक्विटी बाजारों से बहुत अलग दुनिया है। लेखक का दावा है कि स्पष्ट रूप से पारंपरिक ट्रेंड फॉलोइंग इक्विटी पर काम नहीं करता है। ट्रेंड फॉलोइंग अवधारणात्मक रूप से बहुत सरल है। जब कीमतें एक दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं, तो आप बैंडवागन पर कूद जाते हैं, यानी ऊपर जाने पर खरीदे, नीचे जाने पर बेचे, और जब तक ये जारी रहता है तब तक स्थिति को बनाए रखते हैं। ये आमतौर पर एक ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करके किया जाता है। वायदा पर ट्रेंड फॉलोइंग ने पिछले 30 वर्षों से बहुत मजबूत परिणाम दिखाए हैं। पेशेवर ट्रेंड फॉलोअर वस्तुओं, कमोडिटीज, ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट्स, मुद्राओं, करेंसीज और इक्विटी इंडेक्स का व्यापार करते हैं। यह दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि किसी भी व्यक्तिगत बाजार या परिसंपत्ति वर्ग में ट्रेंड फॉलोइंग लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है। ट्रेंड फॉलोइंग की सफलता विविधीकरण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों का एक विविध सेट। वायदा व्यापार बहुत उच्च उत्तोलन लेवरेज की अनुमति देता है, जिससे नकदी की उपलब्धता कोई सीमित कारक नहीं होती। इसके विपरीत स्टॉक नकदी उपकरण कैश इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जहां आपको अपनी खरीद के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ता है और उत्तोलन बहुत सीमित होता है। असली समस्या सहसंबंध कॉरेलेशंस है। स्टॉक एक समूह के रूप में बहुत सजातीय होमोजीनियस होते हैं। उनमें बहुत अधिक आंतरिक सहसंबंध होता है। तेजी के बाजार में लगभग सभी स्टॉक ऊपर जाते हैं और मंदी के बाजार में लगभग सभी नीचे जाते हैं। स्टॉक में विविधीकरण बहुत कम मदद करता है। यदि आप स्टॉक का व्यापार करते हैं, तो आप समग्र बाजार वातावरण पर बहुत अधिक निर्भर करेंगे। शॉर्ट साइड पर व्यापार करना भी बहुत मुश्किल होता है। शॉर्ट पोजीशन लाभ के साथ सिकुड़ती है
और मंदी के बाजारों में स्टॉक में अस्थिरता का विस्तार बहुत अधिक होता है। लंबे समय में बहुत कम लोग शॉर्टिंग से पैसा कमाते हैं। स्टॉक्स पर ट्रेंड फॉलोइंग के साथ समस्या, द प्रॉब्लम विद ट्रेंड फॉलोइंग ऑन स्टॉक्स। लेखक ने सिमुलेशन के माध्यम से यह दर्शाया है कि स्टॉक पर एक मानक ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल, स्टैंडर्ड ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल लागू करने पर क्या होता है। सिमुलेशन यथार्थवादी रूप से तैयार किए गए थे, जिसमें ऐतिहासिक सूचकांक सदस्यता, डीलिस्टेड स्टॉक और लाभांश का ध्यान रखा गया था। एक क्लासिक लंबा छोटा लॉन्ग शॉर्ट ट्रेंड फॉलोइंग दृष्टिकोण जो वायदा पर अच्छा प्रदर्शन करता है। 2000 से 2014 के अंत तक अमेरिकी शेयरों पर लगभग 30% का नुकसान दिखाता है। ये एक विनाशकारी रणनीति होगी। मुख्य समस्या शॉर्ट साइड है। ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए काम नहीं करता है। जब केवल लॉन्ग साइड, लॉन्ग ओनली का व्यापार किया गया तो परिणाम सकारात्मक थे, लेकिन जब उन्हें कुल रिटर्न इंडेक्स, टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें लाभांश शामिल है, से तुलना की गई तो रणनीति ने अभी भी सूचकांक से कम प्रदर्शन किया। ये एक निष्क्रिय सूचकांक ट्रैकिंग ETF खरीदने की तुलना में कोई अतिरिक्त मूल्य प्रदान नहीं करता है। ऑल टाइम हाई मॉडल एक और दृष्टिकोण जिसे कोल विलकॉक्स और एरिक क्रिटेंडन ने प्रस्तावित किया है, वो ऑल टाइम हाई पर खरीदना और ट्रेलिंग स्टॉप पर बेचना है। इस रणनीति ने काफी अच्छे परिणाम दिखाए हैं और ये इंगित करता है कि मोमेंटम दृष्टिकोण का एक मूल्य है। ये तेजी के बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन मंदी के बाजारों में नुकसान उठाता है। हालांकि इस मॉडल में अभी भी स्टॉक चयन, जो स्टॉक सबसे पहले ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है, में कुछ यादृच्छिकता और धीमे प्रदर्शन करने वाले स्टॉक को लंबे समय तक रोके रखने की समस्याएं हैं। सिंगल स्टॉक पर ट्रेंड फॉलोइंग ऑन सिंगल स्टॉक्स। सिंगल स्टॉक पर ट्रेंड फॉलोइंग एक बुरा विचार है और इसकी सफलता पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करती है। एप्पल जैसे अत्यधिक प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स पर भी प्रवृत्ति मॉडल ने उतना अच्छा काम नहीं किया। खरीदने और रखने की साधारण रणनीति ने अक्सर ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल से बेहतर प्रदर्शन किया। ये 10 बैगर 1000% लाभ का भ्रम है। मोमेंटम प्रभाव, द मोमेंटम इफेक्ट का मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई स्टॉक कुछ समय से ऊपर जा रहा होता है तो उसके आगे भी ऊपर जाते रहने की संभावना उसके पलटने की तुलना में अधिक होती है। ये एक तर्कसंगत घटना है जो मानव स्वभाव का हिस्सा है। हर किसी को विजेता पसंद होता है और इसलिए इसके दूर जाने की संभावना नहीं है। ये तथाकथित कुशल बाजार परिकल्पना, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि कीमतें तुरंत सभी सार्वजनिक रूप से ज्ञात जानकारी के अनुसार समायोजित हो जाती है। वास्तविक दुनिया में स्टॉक मूल्य लगातार ऊपर और नीचे होते रहते हैं। मोमेंटम निवेश का मतलब है जो ऊपर जा रहा है उसे खरीदना। इस बात पर बहुत शोध हुआ है कि मोमेंटम प्रभाव क्यों काम करता है, जिसमें निवेशकों द्वारा पिछले विजेताओं को खरीदना और पिछले हारने वालों को बेचना शामिल है, जिससे कीमतें अस्थायी रूप से अपने दीर्घकालिक मूल्यों से दूर हो जाती है, या बाजार का जानकारी के प्रति कम प्रतिक्रिया करना। मंदी के बाजार में मोमेंटम प्रभाव बहुत अलग तरह से काम करता है। तेजी या सामान्य बाजार स्थितियों में स्टॉक अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं, लेकिन मंदी के बाजार में सभी स्टॉक समान रूप से व्यवहार करने लगते हैं और विविधीकरण एक भ्रम बन जाता है। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का लाभ, द एडवांटेज ऑफ अ सिस्टमैटिक अप्रोच। मोमेंटम निवेश को लागू करने के लिए आपको एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। केवल उन स्टॉक्स को देखने से काम नहीं चलेगा जिन्हें आप जानते हैं, नहीं मैन्युअल रूप से सैकड़ों चार्ट पलटने से। आपको एक मात्रात्मक माप, क्वांटिफाइबल मेजर की आवश्यकता है। एक रैंकिंग पद्धति महत्वपूर्ण है, लेकिन यह रणनीति का केवल एक टुकड़ा है। आपको यह जानने के लिए एक पूरी योजना की आवश्यकता है कि प्रत्येक स्टॉक का कितना खरीदना है, स्टॉक्स को कब तक रखना है
और स्टॉक्स को कब बदलना है। साथ ही मंदी के बाजार के दौरान मोमेंटम स्टॉक्स को न रखना भी महत्वपूर्ण है और इसके लिए एक योजना होनी चाहिए कि समग्र पोर्टफोलियो जोखिम को कब बढ़ाना या घटाना है। एक सही ढंग से निर्मित व्यवस्थित रणनीति ऐतिहासिक रूप से परीक्षण योग्य, हिस्टोरिकली टेस्टेबल होती है और ये समय के साथ इक्विटी बाजारों से बड़े पैमाने पर बेहतर प्रदर्शन, मासिवली आउट परफॉर्म कर सकती है। बाजार शासन फिल्टर, मार्केट रेजीम फिल्टर, स्टॉक के लिए ट्रेडिंग रणनीतियों में अन्य सभी से अधिक महत्वपूर्ण संकेतक इंडेक्स है। मंदी के बाजार में स्टॉक न खरीदे एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी अवधारणा है। तेजी के बाजार में मोमेंटम स्टॉक दूसरों की तुलना में अधिक ऊपर जाते हैं। साइडवेज बाजार में भी मोमेंटम स्टॉक अच्छा करते हैं, लेकिन मंदी के बाजारों में लगभग सभी स्टॉक नीचे जाते हैं और विविधीकरण एक भ्रम बन जाता है। बाजार के रुझान को मापने के कई तरीके हैं, लेकिन ये उतना मायने नहीं रखता कि आप कौन सा तरीका चुनते हैं। मुख्य बात यह जानना है कि क्या हम मंदी के बाजार में हैं या नहीं। लेखक एक बहुत ही सरल दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। यदि S&P 500 इंडेक्स अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे है तो बाजार को मंदी वाला घोषित करें। इसका मतलब है कि जब इंडेक्स मूविंग एवरेज से नीचे होता है तो नए स्टॉक खरीदने की अनुमति नहीं होती है। यह मौजूदा स्थिति को बेचने का संकेत नहीं है, बल्कि नए खरीदने से रोकने का है, जिससे मंदी के बाजारों के दौरान धीरे धीरे जोखिम कम हो जाता है। स्टॉक को रैंक करना, रैंकिंग स्टॉक्स। जब आपके पास व्यापार करने के लिए बड़ी संख्या में उपकरण हो तो उन्हें रैंक करने का एक अच्छा तरीका खोजना महत्वपूर्ण हो जाता है। मोमेंटम का अर्थ है सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले स्टॉक्स को खरीदना। केवल प्रतिशत अंतर, जैसे कीमत और 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के बीच के आधार पर रैंकिंग के साथ दो मुख्य समस्याएं हैं। एक, ये स्टॉक की सामान्य अस्थिरता, वॉलेटिलिटी को ध्यान में नहीं रखता। दो, ये इस बात की परवाह नहीं करता कि हम मूविंग एवरेज से इतनी दूर कैसे आए। एक बड़ी एक दिवसीय चाल, जैसे अधिग्रहण पर, स्टॉक को रैंकिंग में शीर्ष पर धकेल सकती है, लेकिन ये वो स्थिति नहीं है जिसे हम खरीदना चाहते हैं। हम ऐसे स्टॉक चाहते हैं जो सुचारू और व्यवस्थित तरीके से ऊपर जाएं। इसलिए हमें अपनी रैंकिंग पद्धति के लिए दो बिल्डिंग ब्लॉक की आवश्यकता है, मोमेंटम और अस्थिरता। लेखक मोमेंटम को मापने के लिए एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन का उपयोग करते हैं। लीनियर रिग्रेशन एक मूल्य श्रृंखला पर एक रेखा फिट करने का एक तरीका है और इसकी ढलान, स्लोप, स्टॉक मूल्य की दिशा बताती है। एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन ढलान प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जो प्रतिदिन औसत प्रतिशत चाल बताता है। इसे वार्षिकित, एन्युअलाइज्ड किया जा सकता है, जैसे 250 ट्रेडिंग दिनों के लिए, जिससे ये संख्या अधिक सहज हो जाती है, जैसे 16% प्रतिवर्ष। इस पुस्तक में पिछले 90 ट्रेडिंग दिनों का उपयोग करके रिग्रेशन गणना की जाती है। रैंकिंग में एक और सुधार यह है कि रिग्रेशन लाइन में मूल्य श्रृंखला कितनी अच्छी तरह फिट होती है। इसे निर्धारण का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसे आमतौर पर R2 कहा जाता है, से मापा जाता है। R2 का मान 0, खराब फिट, और 1, उत्कृष्ट फिट, के बीच होता है। लेखक वार्षिकित एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन ढलान को R2 से गुणा करके स्टॉक को रैंक करने का सुझाव देते हैं। ये अस्थिरता के लिए दंडित करता है और चिकनी, अधिक अनुमानित मूल्य चाल वाले स्टॉक का चयन करता है। अतिरिक्त फिल्टर, एडिशनल फिल्टर्स। एक स्टॉक को खरीद उम्मीदवार के रूप में तभी माना जाना चाहिए जब वो अपने 100 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा हो। यदि पिछले 90 दिनों में 15% से अधिक की कोई चाल, गैप हुई है तो स्टॉक अयोग्य हो जाता है। हम अचानक बड़े उछाल के बजाय दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स चाहते हैं। ये रैंकिंग पद्धति जब लागू की जाती है तो अत्यधिक संतुलित पोर्टफोलियो बनाती है, जो किसी भी एक क्षेत्र में अत्यधिक जोखिम नहीं लेती है। पोजीशन का आकार, पोजीशन साइज। पोजीशन का आकार तय करते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम धन आवंटित नहीं कर रहे हैं,
बल्कि जोखिम आवंटित कर रहे हैं। ये पोजीशन साइजिंग को समझने की कुंजी है। शेयरों में नकद आवंटन, इक्वल कैश एलोकेशन, एक आम गलती है। यह आपके पोर्टफोलियो को सबसे अस्थिर शेयरों की ओर झुकाता है, क्योंकि वे अधिक जोखिम योगदान करते हैं। इसका समाधान जोखिम समानता आवंटन, रिस्क पैरिटी एलोकेशन है। इसमें प्रत्येक स्टॉक की अस्थिरता को देखकर पोजीशन के आकार को उस अनुसार समायोजित किया जाता है। विचार यह है कि अस्थिर शेयरों की छोटी पोजीशन खरीदे, ताकि प्रत्येक स्टॉक का पोर्टफोलियो की निचली रेखा पर समान सैद्धांतिक प्रभाव हो। लेखक एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज आधारित सूत्र का उपयोग करते हैं। शेयरों की संख्या खाता मूल्य 0.001 बटा एटीआर 20। यहां 0.001 10 आधार अंक एक जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर है, जो स्टॉक के लिए एक लक्ष्य दैनिक प्रभाव निर्धारित करता है। यह मनमाना है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आपके पोर्टफोलियो में उचित संख्या में स्टॉक हो, आमतौर पर 20 से 30। पोजीशन का पुनर्संतुलन, पोजीशन रीबैलेंसिंग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जोखिम समय के साथ बदलता है और इसलिए पोजीशन के आकार को भी नियमित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जोखिम समानता आवंटन के अनुरूप बने रहें। इसका मतलब है कि यदि किसी स्टॉक की अस्थिरता बढ़ती है, तो आपको जोखिम को स्थिर रखने के लिए उस स्टॉक के कुछ शेयर बेचने पड़ सकते हैं। ये लाभ को चलने देने, लेटिंग प्रॉफिट्स रन के पुराने मंत्रों के विपरीत लग सकता है, लेकिन ये पोर्टफोलियो को असंतुलित होने से बचाता है। लंबी अवधि की निवेश रणनीतियों के लिए द्विसाप्ताहिक, बाईवीकली या मासिक, मंथली पुनर्संतुलन पर्याप्त होता है। कब बेचें, व्हेन टू सेल। मोमेंटम स्टॉक पोर्टफोलियो को स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में इस प्रकार की रणनीति के लिए स्टॉप लॉस तर्क का उपयोग करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके बजाय निकास मानदंड, एग्जिट क्राइटेरिया उसी तर्क पर आधारित होते हैं जिस पर स्टॉक्स को पहली बार खरीदा गया था, उनकी रैंकिंग। पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। प्रत्येक सप्ताह आपको पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन करना चाहिए। इसमें यह जांचना शामिल है कि क्या आपके द्वारा रखे गए स्टॉक उन्हें आपके पोर्टफोलियो में रहने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं। यदि कोई स्टॉक रैंकिंग में शीर्ष 20% में नहीं है, तो उसे बेच दे। यदि वह अपने 100 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसे बेच दे। यदि इसमें 15% से अधिक का गैप था, तो उसे बेच दे। यदि वो सूचकांक छोड़ देता है, तो उसे बेच दे। जब स्टॉक बेचे जाते हैं, तो नकदी उपलब्ध हो जाती है। इस नकदी का उपयोग नए स्टॉक खरीदने के लिए किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब बाजार शासन फिल्टर SP 500 इंडेक्स अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर हो, सकारात्मक हो। यदि इंडेक्स मंदी में है, तो आप नए स्टॉक नहीं खरीदते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पोजीशन कम हो जाती है। ऑटोमैटिक एक्सपोजर स्केल आउट। यह रणनीति को बाजार के मंदी के चरणों के दौरान बाहर निकलने में मदद करता है। एक पूर्ण मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति, अ कंप्लीट मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक ठोस ट्रेडिंग रणनीति होने से बहुत फायदे मिलते हैं। आपके पास हमेशा कार्रवाई का एक निर्धारित तरीका होगा। आपके निर्णय यादृच्छिकता या आपके मूड पर आधारित नहीं होंगे, और बाजार संकट के मामले में आपके पास एक तैयार योजना होगी। सटीक ट्रेडिंग नियम, द एग्जैक्ट ट्रेडिंग रूल्स। केवल बुधवार को व्यापार करें। कार्यभार और व्यापार आवृत्ति को कम करने के लिए ट्रेड संकेतों की जांच सप्ताह में एक बार की जाती है। दिन मनमाना है। अस्थिरता समायोजित मोमेंटम के आधार पर सभी स्टॉक्स को रैंक करें। S&P 500 में सभी स्टॉक्स को 90 दिनों पर वार्षिकित एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन ढलान का उपयोग करके रैंक करें। फिर इसे निर्धारण के गुणांक R2 से गुणा करें। पोजीशन के आकार की गणना करें। 10 आधार अंकों 0.1% के दैनिक प्रभाव को लक्षित करते हुए ATR आधारित सूत्र खाता मूल्य 0.001 बटा ATR 20
का उपयोग करके पोजीशन के आकार की गणना करें। इंडेक्स फिल्टर की जांच करें। नए पोजीशन तभी खोलें जब S&P 500 इंडेक्स अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर हो। प्रारंभिक पोर्टफोलियो का निर्माण करें। अपनी रैंकिंग सूची के शीर्ष से शुरू करें। यदि स्टॉक अयोग्य नहीं है, 100 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे नहीं, 15% प्लस का गैप नहीं, तो उसे खरीदे और नकदी समाप्त होने तक खरीदे। हर बुधवार को पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन करें। साप्ताहिक रूप से जांचें कि क्या किसी स्टॉक को बेचने की आवश्यकता है। यदि ये शीर्ष 20% में नहीं है, 100 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे है, 15% प्लस गैप है या इंडेक्स छोड़ दिया है, यदि नकदी उपलब्ध है और इंडेक्स सकारात्मक प्रवृत्ति में है, तो शीर्ष रैंकिंग सूची से नए योग्य स्टॉक खरीदे। हर दूसरे बुधवार को पोजीशन का पुनर्संतुलन करें। मासिक रूप से पोजीशन के आकार को रीसेट करें। वर्तमान पोजीशन के आकार की तुलना लक्ष्य आकार से करें। अपडेटेड पोर्टफोलियो आकार और ATR के आधार पर, और यदि महत्वपूर्ण विचलन हो तो समायोजित करें। रणनीति का व्यापार करना, ट्रेडिंग द स्ट्रैटेजी। प्रारंभिक पोर्टफोलियो, द इनिशियल पोर्टफोलियो रणनीति लॉन्च करने पर यदि बाजार शासन सकारात्मक है, इंडेक्स 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो आप नकदी समाप्त होने तक स्टॉक खरीदते हैं। इसके लिए प्रासंगिक विश्लेषणात्मक एनालिटिक्स की गणना करना और एक रैंकिंग तालिका बनाना आवश्यक है। ये तालिका स्टॉक की प्राथमिकता, वोलाटिलिटी समायोजित ढलान, प्रवृत्ति 100 दिवसीय EMA से ऊपर और अधिकतम गैप 15% से अधिक नहीं को दर्शाती है। ATR का उपयोग पोजीशन के आकार के लिए किया जाता है, जिसका लक्ष्य जोखिम समानता पोर्टफोलियो बनाना है। पोजीशन का पुनर्संतुलन, पोजीशन रीबैलेंसिंग महीने में 2 बार पोजीशन के आकार को पुनर्संतुलित किया जाता है ताकि जोखिम को स्थिर रखा जा सके, क्योंकि स्टॉक की अस्थिरता समय के साथ बदलती रहती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि जोखिम को बनाए रखने के लिए शेयरों को खरीदा या बेचा जाए, बाजार के दृष्टिकोण की परवाह किए बिना। पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन, पोर्टफोलियो रिबैलेंस। हर हफ्ते आप उन पोजीशन से बाहर निकलते हैं जो अब मानदंडों को पूरा नहीं करती है। बेचे गए स्टॉक से मिली नकदी का उपयोग नए स्टॉक्स खरीदने के लिए किया जाता है, बशर्ते इंडेक्स अपने दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से ऊपर हो। यदि इंडेक्स नीचे है तो कोई नई खरीद नहीं की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मंदी के चरण के दौरान स्टॉक बाजार से धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। मोमेंटम रणनीति का प्रदर्शन, मोमेंटम स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस। इस रणनीति से हर साल स्थिर 10% रिटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये इक्विटी बाजारों से असंबंधित होने की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। हम तेजी के बाजारों में मजबूत प्रदर्शन और मंदी के बाजारों में इंडेक्स की तुलना में कम नुकसान की उम्मीद कर सकते हैं। सिमुलेशन परिणाम दिखाते हैं कि ये रणनीति बाजार से काफी बेहतर प्रदर्शन करती है। 16 साल की अवधि में मोमेंटम रणनीति ने 12% से अधिक वार्षिक रिटर्न दिया, जबकि इक्विटी बाजारों ने कुल मिलाकर केवल 5% प्रति वर्ष हासिल किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने इंडेक्स के आधे से भी कम ड्रॉडाउन, अधिकतम नुकसान के साथ 12% हासिल किया, 24% बनाम 55%। इसका मतलब है कि इंडेक्स को नुकसान से उबरने में 11 साल लगे, जबकि मोमेंटम रणनीति को केवल 2 साल। वर्ष दर वर्ष समीक्षा, ईयर बाय ईयर रिव्यू। यह खंड दर्शाता है कि रणनीति ने वर्ष दर वर्ष कैसे प्रदर्शन किया, जिसमें मनोवैज्ञानिक चुनौतियां और कठिनाइयां शामिल हैं। 1999 रणनीति एक अद्भुत वर्ष के साथ शुरू हुई, साल के अंत में 40% से अधिक लाभ के साथ समाप्त हुई, जबकि इंडेक्स 20% पर रहा। यह तब हुआ जब इंडेक्स ने कुछ समय के लिए 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के नीचे गोता लगाया, जिससे पोर्टफोलियो में नकदी का निर्माण हुआ। 2000 आईपीओ बूम के पतन के बावजूद रणनीति ने वर्ष का अंत लगभग 10% के सकारात्मक प्रदर्शन के साथ किया, जबकि इंडेक्स ने लगभग उतनी राशि खो दी। रणनीति ने प्रौद्योगिकी शेयरों से अपने एक्सपोजर को सफलतापूर्वक कम कर दिया, क्योंकि वे गिरावट में थे। 2001
रणनीति लगभग पूरी तरह से नकदी में थी, जिससे न्यूनतम नुकसान 1% से कम हुआ, जबकि बाजार गिरता रहा। इस वर्ष कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं हुई। 2002 वर्ष का अधिकांश समय नकदी में बिताया। मार्च में एक संक्षिप्त री एंट्री के बावजूद जब इंडेक्स ऊपर चला गया। वर्ष का अंत लगभग 3% के मामूली नुकसान के साथ हुआ, जबकि इंडेक्स को 22% का भारी नुकसान हुआ। 2003 इस वर्ष रणनीति 42% के प्रभावशाली लाभ के साथ चमक उठी, जबकि इंडेक्स 28% बढ़ा। इंडेक्स के 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को पार करने के बाद रणनीति ने अप्रैल में पूर्ण पोर्टफोलियो फिर से बनाया। 2004 एक अस्थिर वर्ष के बाद भी 14% का लाभ प्राप्त हुआ, जो इंडेक्स से बेहतर था। रणनीति ने मंदी की अवधि के दौरान एक्सपोजर कम कर दिया, लेकिन साल के अंत में बाजार के पलटने पर फिर से सक्रिय हो गई। 2005 एक उतार चढ़ाव भरा वर्ष था, जिसमें पोर्टफोलियो कई बड़े झूलों स्विंग्स का अनुभव किया। वर्ष का अंत 9% के लाभ के साथ हुआ, इंडेक्स के 5% की तुलना में। 2006 एक निराशाजनक वर्ष था, जिसमें शुरुआती लाभ खो दिए गए और इंडेक्स से सापेक्षिक रूप से खराब प्रदर्शन हुआ, भले ही वर्ष का अंत लगभग बराबर पर हुआ। 2007 रणनीति ने 17% से अधिक का प्रभावशाली लाभ दिखाया, जो इंडेक्स के 5.5% की तुलना में बहुत बेहतर था। 2008 महान वित्तीय संकट ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान रणनीति ने केवल 8% का नुकसान उठाया, जबकि S&P 500 ने 47% का भारी नुकसान दिखाया। ये मुख्य रूप से इंडेक्स फिल्टर के कारण हुआ, जिससे रणनीति वर्ष की शुरुआत से ही धीरे धीरे नकदी में आ गई और मई तक पूरी तरह से नकदी में हो गई। 2009 रणनीति 14% का लाभ कमाकर बाजार में वापस आ गई, जबकि इंडेक्स ने 26% से अधिक का लाभ उठाया। रणनीति ने बाजार के निचले स्तर को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी एक ठोस वापसी की। 2010 एक अस्थिर वर्ष था, जिसमें रणनीति ने शुरुआती लाभ का अनुभव किया, फिर कुछ खो दिया, लेकिन वर्ष का अंत लगभग 12% लाभ के साथ किया, जो इंडेक्स के थोड़ा पीछे रहा। 2011 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था, जिसमें रणनीति को अगस्त में लगभग 10% का नुकसान हुआ, जब बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई। इंडेक्स फिल्टर ने रणनीति को बाजार से बाहर कर दिया, जिससे वो बाद की रिकवरी से चूक गई। 2012 एक और उतार चढ़ाव भरा वर्ष था, जिसमें शुरुआती मजबूत रैली हुई, फिर गिरावट आई, लेकिन वर्ष का अंत 19% के बहुत सम्मानजनक रिटर्न के साथ हुआ, जिसने बाजार को हराया। 2013 रणनीति के लिए एक शानदार वर्ष था, जिसमें 37% से अधिक का भारी रिटर्न मिला, जबकि इंडेक्स भी मजबूत था। 2014 एक और मजबूत वर्ष था, जिसमें रणनीति ने 24% का लाभ कमाया, जो S&P 500 के 14% से काफी अधिक था। इन वर्षों के परिणामों से ये पता चलता है कि अल्पकालिक शॉर्ट रन में रणनीति का प्रदर्शन कठिन और निराशाजनक हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक लॉन्ग रन में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और नियमों से चिपके रहना महत्वपूर्ण है। रणनीति का विश्लेषण स्ट्रैटेजी एनालिसिस। ये अध्याय रणनीति के विभिन्न घटकों के महत्व की जांच करता है। 1. ट्रेंड फिल्टर कितना महत्वपूर्ण है? हाउ इंपॉर्टेंट इज द ट्रेंड फिल्टर? बहुत महत्वपूर्ण। यह सुनिश्चित करता है कि आप बाजार के वास्तव में नीचे जाने पर जहाज के साथ न डूबें। 2008 के सिमुलेशन से पता चलता है कि फिल्टर के बिना 50% से अधिक का नुकसान हुआ होगा, जबकि फिल्टर के साथ नुकसान बहुत कम था। फिल्टर समय समय पर खराब समय पर एक्सपोजर कम कर सकता है, जिससे अस्थायी रूप से लाभ कम हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह सुरक्षा आवश्यक है। लेखक ऑप्टिमाइजेशंस से बचने की सलाह देते हैं और संख्याओं के बजाय अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं। 2. जोखिम समानता कितनी महत्वपूर्ण है? हाउ इंपॉर्टेंट इज रिस्क पैरिटी? बहुत महत्वपूर्ण।
ये इंडेक्स को हराने का एक आसान तरीका है। S&P 500 जैसी इंडेक्स बाजार पूंजीकरण भारित होती है, जिसका अर्थ है कि सबसे बड़ी कंपनियां इंडेक्स को चलाती है। ये निवेश का तर्कसंगत तरीका नहीं है। जोखिम समानता, रिस्क पैरिटी, अतीत की अस्थिरता को मापता है और उस अनुसार पोजीशन के भार को असाइन करता है। उच्च अस्थिरता, कम भार। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक स्टॉक का पोर्टफोलियो के परिणामों पर समान सैद्धांतिक संभावना हो। एक सिमुलेशन जिसमें सभी 500 इंडेक्स स्टॉक को जोखिम समानता के आधार पर भारित किया गया, भारी बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। 3. मोमेंटम अवधि कितनी महत्वपूर्ण है? हाउ इंपॉर्टेंट इज मोमेंटम पीरियड? सिमुलेशन में 90 दिवसीय मोमेंटम रैंकिंग का उपयोग किया गया है। ये पर्याप्त अच्छात है। सटीक संख्या जैसे 60, 120, 240 दिन उतनी मायने नहीं रखती है जब तक आप मध्यम अवधि की मोमेंटम सीमा में रहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन से बचें, अवधारणा का व्यापार करें, जादुई संख्या का नहीं। 4. रैंकिंग पद्धति कितनी महत्वपूर्ण है? हाउ इंपॉर्टेंट इज रैंकिंग मेथडोलॉजी? लेखक वार्षिकित एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन, एनुअलाइज्ड एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन को निर्धारण के गुणांक R2 से गुणा करके अपनी रैंकिंग पद्धति को पसंद करते हैं। यह शुद्ध मोमेंटम को मापता है और अस्थिरता के लिए दंडित करता है, जिससे अस्थिर स्टॉक रैंकिंग में नीचे चले जाते हैं और चिकने रिटर्न प्रोफाइल वाले स्टॉक चुने जाते हैं। सरल विधियों का उपयोग करने से प्रदर्शन में मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन वे आपको खतरनाक या बेतुकी स्थितियों में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे चिपके रहना मुश्किल हो जाता है। 5. पोजीशन का आकार कितना महत्वपूर्ण है? हाउ इंपॉर्टेंट इज पोजीशन साइज? बहुत महत्वपूर्ण। लेखक ने 10 आधार अंकों का जोखिम कारक उपयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पूर्ण लोड पोर्टफोलियो में आमतौर पर 20 से 30 स्टॉक होते हैं। 20 से 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो उचित विविधीकरण प्रदान करता है। 10 से कम स्टॉक में इवेंट जोखिम बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक स्टॉक 40-50 प्लस होने से परिणाम खराब हो सकते हैं और प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है। 10 आधार अंक एक समझदार संख्या है। 6. इंडेक्स का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? हाउ इंपॉर्टेंट इज चॉइस ऑफ इंडेक्स? इंडेक्स के चुनाव का समय के साथ काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। S&P 500 को यथार्थवाद के लिए चुना गया था, न कि इसलिए कि मोमेंटम इस पर बेहतर काम करता है। स्मॉल से मीडियम आकार के स्टॉक जैसे S&P 400 मिड कैप या S&P 600 स्मॉल कैप अधिक मोमेंटम क्षमता दिखा सकते हैं, हालांकि वे अधिक अस्थिर भी हो सकते हैं। 7. वॉल स्ट्रीट का एक यादृच्छिक किक, अ रैंडम एज किकिंग ऑफ वॉल स्ट्रीट। लेखक का दावा है कि इंडेक्स को हराना बहुत सरल है, यहां तक कि एक यादृच्छिक संख्या जनरेटर भी इंडेक्स को हरा सकता है। सिमुलेशन से पता चलता है कि यदि आप हर महीने 50 यादृच्छिक स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और जोखिम समानता पोजीशन साइजिंग का उपयोग करते हैं, तो एक भी पुनरावृत्ति इंडेक्स को हराने में विफल नहीं हुई। ये इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या वास्तव में इंडेक्स उत्पादों को खरीदना आकर्षक है। रणनीति का सिमुलेशन, सिम्युलेटिंग द स्ट्रैटेजी। इक्विटी मोमेंटम रणनीति को मॉडल और सिमुलेट करना आश्चर्यजनक रूप से जटिल है। डेटा गुणवत्तापूर्ण डेटा महत्वपूर्ण है। आपको ऐतिहासिक सूचकांक घटकों, हिस्टोरिकल इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डीलिस्टेड स्टॉक डेटा, डेलिस्टेड स्टॉक डेटा और कैश डिविडेंड डेटा की आवश्यकता होती है। मुफ्त स्रोत पर्याप्त नहीं होते। वास्तविक पोर्टफोलियो सिमुलेशन, रियल पोर्टफोलियो सिमुलेशन, सिंगल स्ट्रेटेजी, सिंगल इंस्ट्रूमेंट, सिंगल स्ट्रैटेजी, सिंगल इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर से बचें जो अप्रभावी है। एक उचित सिमुलेशन वातावरण समय के बिंदुओं के माध्यम से डे बाय डे काम करता है, न कि एक समय में एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, ताकि डेटा स्नूपिंग से बचा जा सके, यानी आपके कोड को भविष्य में देखने की अनुमति न हो। प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक व्यवस्थित व्यापारी बनने के लिए प्रोग्रामिंग सीखना आवश्यक है। मालिकाना स्क्रिप्टिंग सिंटैक्स।
प्रोप्राइटरी स्क्रिप्टिंग सिंटैक वाले प्लेटफॉर्म से बचें। इसके बजाय सीहर्ष, आर या मतलब जैसी उद्योग मानक प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करें जो अधिक लचीलापन प्रदान करती है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। एक अच्छा सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर्याप्त लचीला होना चाहिए ताकि इसे मूल डेवलपर ने जो सोचा नहीं था उस तरह से बढ़ाया जा सके। बहुमुद्रा समर्थन, मल्टी करेंसी सपोर्ट। लेखक ने जानबूझकर इस पुस्तक में मुद्राओं को बाहर रखा है क्योंकि वैश्विक पोर्टफोलियो का प्रबंधन सिमुलेशन चरण में भी बहुत जटिलता जोड़ता है। सिमुलेशन की संरचना, स्ट्रक्चरिंग द सिमुलेशन। प्रत्येक दिन स्टॉक की योग्यता, इंडेक्स सदस्यता, 15% से अधिक का गैप नहीं, अस्थिरता, एटीआर और जोखिम समायोजित मोमेंटम, एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन R2 की गणना करें। सप्ताह में एक बार तर्क निष्पादित करें। बेचे जाने वाले स्टॉक्स की जांच करें। रैंक 100 दिवसीय एमए, गैप, इंडेक्स से बाहर। हर दूसरे बुधवार को पोजीशन के आकार का पुनर्संतुलन करें। फिर रैंकिंग सूची के शीर्ष से स्टॉक्स खरीदे यदि वे योग्य हैं और नकदी उपलब्ध है और इंडेक्स सकारात्मक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन्स। पुस्तक एक पूरी तरह से काम करने वाले मोमेंटम निवेश मॉडल को प्रस्तुत करती है जो समय के साथ मजबूत परिणाम दिखाता है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ये बुल या बियर बाजार दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि नियमों से चिपके रहना महत्वपूर्ण है, खासकर अल्पकालिक कठिनाइयों के दौरान। सिमुलेशन आपको ये जानने में मदद करते हैं कि क्या उम्मीद करनी है, लेकिन वास्तविक धन के साथ प्रयास करना ही एकमात्र वास्तविक परीक्षण है। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्टॉक्स ऑन द मूव की, जहां मोमेंटम है मास्टर की और डिसिप्लिन है सुपर पावर। एंड्रियस क्लीनो ने इस किताब के जरिए एक हेज फंड ट्रेडर का रियल माइंडसेट और सिस्टम हम तक पहुंचाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट लर्निंग क्या था और शेयर करें अन्य दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में सीरियस सक्सेस चाहते हैं। और हां, रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां हम हर किताब को बनते हैं एक ऑडियो लर्निंग जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए किताब के साथ। टैब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइज और पढ़ते रहिए।